हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल। डेली एमपी करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपका स्वागत है। और ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए रहता है हमेशा, जैसे कि एक निश्चित समय पर लेक्चर आपको मिल जाए और किसी भी तरीके की कोई और परेशानी आपको नहीं रहे। शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ आपको वीकली मिल रहा है। और इस पीडीएफ के लिए यह टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना। यू हैव टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। यहाँ जैसे ही आप जाएंगे, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और एमपी करंट अफेयर्स के हम वीकली पीडीएफ शेयर करते हैं। वीकली ये आसान भी हो जाता है काफ़ी सारा। चलिए शुरू करते हैं आज के। सीवरेज प्रोजेक्ट पे काम कर रही है सरकार। और जो सीवरेज प्रोजेक्ट हैं, एक किन दो जिलों को टारगेट करके किया गया है। सॉलिड वेस्ट के साथ, सॉलिड जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट के साथ ही लिक्विड वेस्ट के समुचित निदान के उपाय पे काम करना है। भोपाल एवं इंदौर की भावी जरूरतों के लिए अच्छे शहर नियोजन को जोड़ना इनका उद्देश्य है। नगर नियोजन में सड़क परिवहन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट की विशेषज्ञों की सेवाएं इसके अंतर्गत मिलनी। सरकार मध्य प्रदेश के दो जो सबसे बड़े शहर हैं, या जहां सबसे ज़्यादा आबादी हमको देखने को मिलती है, वे भोपाल और इंदौर हैं। यहाँ सीवरेज प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही है, या ऐसा कह लीजिए कि सरकार के द्वारा अर्बन टाउन प्लानिंग पे ध्यान दिया जा रहा है। और अर्बन टाउन प्लानिंग के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं। में टाउन प्लानिंग है, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग है, और सीवरेज जो है, उस सीवरेज को भी हमको प्लान करना है। क्यों? क्योंकि जब रेनी सीजन हम देखते हैं, तो उस रेनी सीजन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक अच्छी टाउन प्लानिंग तभी बेहतर मानी जाती है जब वहाँ पे ड्रेनेज जो सिस्टम है उस शहर का काफ़ी अच्छा हो। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपने देखा होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना ग्रेट सिविलाइजेशन क्यों रहा? क्योंकि वहाँ टाउन प्लानिंग सिस्टम हमको प्रॉपर देखने को मिल रहा था। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सीवरेज प्रोजेक्ट है, इसको लेकर सरकार किन दो सिटी पे अभी फोकस कर रही है? ऐसे दो कौन से शहर हैं जिन शहरों में सरकार फोकस कर रही है? उसमें एक तो हमारा इंदौर है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम इंदौर और भोपाल दो मेट्रोपॉलिटन भी बना रहे हैं। तो इंदौर के आसपास के ज़िलों को मिला के इंदौर मेट्रोपॉलिटन, और भोपाल के आसपास के ज़िलों को मिला के भोपाल मेट्रोपॉलिटन। तो यहाँ यहाँ प्रॉपर टाउन प्लानिंग सिस्टम होनी चाहिए। और प्रॉपर टाउन प्लानिंग होने से ये होगा कि नियोजित शहरीकरण होगा। और नियोजित शहरीकरण के अपने अपने लाभ हैं कि फिर इंडस्ट्री प्रॉपर हो पाती हैं, लोगों के जो रेसिडेंट हैं उनकी फैसिलिटी ठीक रहती है, मार्केट प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो पाते हैं, उससे डेवलपमेंट आता है, और उससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी हमको बहुत देखने को मिलता है। और जब शहरों को व्यवस्थित तरीके से डेवलप किया जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से भी हमको सॉल्व हो जाती हैं। जैसे फ्लड प्रॉब्लम से हम लोग बच जाते हैं, जो ड्रेनेज के इश्यूज होते हैं उनको हम सॉल्व कर पाते हैं, ट्रैफिक को मैनेज कर पाते हैं। और अगर कोई इवेंट भी हमको प्लान करने हो तो उनको बेहतर तरीके से प्लान कर पाते हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट जो प्रोजेक्ट है, ये दो शहरों से शुरू हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के दो बड़े शहर हैं, एक है इंदौर और एक भोपाल। अब आप लोग इस बात को जानते हैं कि जैसे जो भोपाल है, भोपाल भोपाल हमारी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। सारा का सारा जो पॉलिटिक्स है और एडमिनिस्ट्रेटिव है, वह यहीं से संचालित होता है। और इंदौर की अगर आपसे कोई बात करेगा, तो इंदौर मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल है। फाइनेंशियल मतलब इंदौर भले कैपिटल नहीं है, लेकिन चर्चा में इंदौर ही रहता है। और इंदौर के पास तो रिकॉर्ड है, लगातार लगातार 7 बार टॉप पे रहने वाला सिटी है स्वच्छता सर्वेक्षण में। हालांकि भोपाल भी जो क्लीन क्लीन कैपिटल है, उस क्लीन कैपिटल की रैंकिंग में बार बार पहली नंबर पे आ जाता है। तो सबसे स्वच्छ राजधानी की जब भी बात करते हैं, भोपाल आ जाती है। भारत में सबसे स्वच्छ शहर की जब बात करते हैं, तो इंदौर हमेशा पहली बाजी मार जाता है। हालांकि 2024 में पहली बार ऐसा हुआ कि सूरत के साथ ज्वाइंटली यह पहली रैंक को शेयर किया। ठीक है, तो सीवरेज जो प्लांट है वो कहाँ पर चल रहे हैं, मेंस का डायमेंशन यही है कि इसके क्या फायदे हमको देखने को मिल सकते हैं। अगला है संदीपनी महाविद्यालय। हम इस पर डिस्कशन भी कर चुके हैं।
संदीपनी विद्यालय प्रदेश में निर्मित एवं निर्माणाधीन समस्त सीएम राइज विद्यालयों का नाम अब संदीपनी विद्यालय रखा जाएगा। सीएम राइज के बारे में आपको पता है कि सीएम राइज एक स्कूल है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद 2021 पे मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया और 9200 सीएम स्कूल हमको बनाने हैं और हर 3 किलोमीटर के एरिया में हम एक स्कूल बनाएंगे। यहाँ क्वालिटी एजुकेशन देना है। का पर्पज ही क्या है कि सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है जिस तरीके से केबी और नवोदय चलते हैं, हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है और यह सस्ती दरों पर रहेगी। सस्ती दरों पर मतलब यह एफोर्डेबल एजुकेशन होनी चाहिए ताकि वो बच्चे जो महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं वे क्वालिटी एजुकेशन लें और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में इनको होना है। यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चलेंगे। अब इनके नाम बदल के संदीपनी आश्रम कर दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले स्कूल चले अभियान की शुरुआत की, ऐसा स्टेटमेंट दिया है मध्य प्रदेश के जो माननीय सीएम हैं मोहन यादव। हो सकता है कि एमपीपीएससी पूछ ले कि किस व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई थी। मोहन यादव जी बताते हैं कि जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं उनके द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं। आईटी कॉन्क्लेव। आईटी कॉन्क्लेव कहाँ होने वाला है? आईटी कॉन्क्लेव आपको याद रखना है, जो आईटी कॉन्क्लेव है, यह आईटी कॉन्क्लेव हमको देखने को मिलेगा 27 अप्रैल को इंदौर आईटी कैपिटल ऑफ एमपी मध्य प्रदेश की आईटी कैपिटल भी इंदौर ही है, ध्यान रखना। सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से मध्य प्रदेश में इंदौर संभावना से भरा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। या देश विदेश की 200 कंपनियां भागीदार रहेंगी। तो जैसे अभी आपने देखा था कि GIS का जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई वह भोपाल में हुई, लेकिन आईटी कॉन्क्लेव 2025 मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में होने वाली है और जहाँ देश भर की 200 से अधिक कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। आईटी कैपिटल या आईटी सिटी इंदौर है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ हम लोग देखते हैं कि इंदौर में हमें आईआईटी देखने को मिल जाएगा। आईआईटी के साथ में कैट भी यहीं पर अवस्थित है, कैट यहीं पर है। और अगर हम लोग बात करें तो आईटी जो पार्क है, ये आईटी पार्क भी इंदौर में ही बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है यहाँ। इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियां भी देखने को मिलती हैं और दुनिया भर की बहुत सारी कंपनियों के ऑफिसेस इंदौर में हैं। तो इंदौर एक आईटी हब के तौर पे डेवलप हो रहा है। ऐसा मानते हैं कि गुड़गांव और बेंगलोर या पुणे के बाद अगर कोई शहर डेवलप हो रहा है तो वो इंदौर है और इन फ्यूचर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको इंदौर में देखने को मिलती हैं। आईटी पार्क याद रखिएगा, आईआईटी याद रखिएगा, कैट याद रखिएगा और इंदौर एक बहुत फ्रेंडली सिटी है जो आईटी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो आईटी कॉन्क्लेव कब होगा? 27 अप्रैल 2025 को, कहाँ? इंदौर में। अब ये 2 मार्कर में पूछा जा सकता है। 2 मार्कर में पूछेगा तो आप बता देंगे। अब 7 मार्कर में पूछे जाने की संभावना तो नहीं है, लेकिन हमको इतना पता होना चाहिए कि आईटी कॉन्क्लेव क्या है और ये कहाँ पर होगा। इंदौर में, ध्यान रखिएगा। उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हर चीज में पहला बनने की कोशिश करता है, उतना अच्छा नहीं कर पाता है इसलिए, लेकिन फिर भी प्रोत्साहन देने वाला प्रथम राज्य कौन है? फर्स्ट स्टेट हु सपोर्ट इंडस्ट्री या इनकरेज। अब ऐसा मध्य प्रदेश सरकार ही कह सकती है। मध्य प्रदेश एक एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बृहद और लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योगों के समस्त देयकों का भुगतान पूर्ण हो चुका है। बृहद औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 2024-25 कुल 3100 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। मध्य प्रदेश इज द ओनली स्टेट वेयर ऑल ड्यूज ऑफ लार्ज, स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैव बीन पेड इन फुल। जो पैसा देना था एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, उस सारा का सारा पैसा दे दिया गया है और ये एकमात्र ऐसा राज्य है
इसीलिए बोला गया है कि मध्य प्रदेश उद्योगों को समर्थन देने वाला पहला राज्य है। सरकार ने जो प्रॉमिस किया कि हम इन इंडस्ट्रीज को इतना पैसा देंगे और सरकार ने उतना पैसा दे दिया। देखिए, ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि सरकार अपने वादों को पूरा करती है, लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि हमने 24-25 में 3100 करोड़ रुपए देने का वादा किया था और 3100 करोड़ रुपए हमने दे दिया है। देखो, जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस हैं, इन एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए सरकार के द्वारा पैसा मुहैया कराई जाता है और ये 3100 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई थी और ये मिल चुकी है। तो उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाला प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। सरकार के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अत्याधुनिक तकनीक से नर्मदा परिक्रमा पथ का चिन्हांकन किया जाएगा। चिन्हांकन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, ये जरूर याद रखना, कौन सा डिपार्टमेंट है? पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। नर्मदा परिक्रमा पथ के चिन्हांकन, इसके जो फुटप्रिंट है के लिए सॉफ्टवेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। ये सॉफ्टवेयर बेटा ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। सॉफ्टवेयर में भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस की सभी आधुनिक तकनीकें शामिल हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी नर्मदा पथ है, इस नर्मदा पथ का हम एक मैप बना देते और यह मैप कैसा होगा? डिजिटल होगा। जैसे अभी अगर हमको नर्मदा की परिक्रमा करनी पड़ती है तो वो लोगों से पूछ के करनी पड़ती है, कहाँ से कहाँ जाना है। जैसे जो बूढ़े पुराने लोग हैं उनको तो पता है कि यहाँ से यहाँ पे जाना है और फिर किस किस रास्ते का जाना है। जैसे वृंदावन की परिक्रमा है, वो चलती हुई परिक्रमा है, तो आपको पता चल जाता है किधर जाना है। लेकिन पहली बार जब कोई परिक्रमा करने जाता है तो वो आधी परिक्रमा करके आ पाता है क्योंकि उसको आइडिया नहीं है। इसी तरीके से जो नर्मदा परिक्रमा पथ है, हम उसको टेक्नोलॉजी से लैस कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर नर्मदा की परिक्रमा कर लगाना चाहे तो तकनीक उसकी सहायता करेगी। और ये काम किया जा रहा है किसके द्वारा? आप देखेंगे कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नर्मदा परिक्रमा पथ के चिन्हांकन के लिए एक ऐप बना दिया है और जीआईएस जो तकनीक है, इस जीआईएस तकनीक का प्रयोग उसमें किया जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, स्टेट रिवर के नाम से भी जानी जाती है, आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। और पवित्र नदी होली रिवर का जो स्टेटस है वह भी इसी के पास है। तो कभी कभार ऐसी चीजें हमसे पूछ ली जाती हैं और उन चीजों को हमने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए, उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अरण्य हार्ट द जंगल स्टोर सोवेनियर शॉप स्थापना मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन समिति के द्वारा की गई है। शुभारंभ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री असीम श्रीवास्तव के द्वारा। अरण्य हार्ट द जंगल, ये एक हार्ट है, अरण्य हार्ट द जंगल स्टोर है, सोवेनियर शॉप, मतलब इस शॉप के थ्रू जो भी हमारे फॉरेस्ट हैं, उन फॉरेस्ट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब लोकल प्रोडक्ट वहां जो बनाए जाते हैं, उन प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं, उन प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। एमपीपीएससी मेंस में यह 2 मार्कर में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी, कि मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और शुभारंभ किसने किया है आप बता दीजिएगा? मुख्य हमारे वन संरक्षक एवं उनके द्वारा। भविष्य से भेंट क्या है? आयोजन 2 अप्रैल 2025 को स्कूल चले अभियान के अंतर्गत प्रसिद्ध व सम्मानित अतिथि बच्चों को पढ़ाई के महत्व और प्रेरणादायी कहानियां सुनाई जाएंगी। स्थानीय स्तर पर विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। सामाजिक संस्थाएं व अतिथिशालाओं में उपयोगी वस्तुएं भेंट करेंगे। जिले के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी बच्चों से संवाद करेंगे। भविष्य से भेंट एक इनिशिएटिव है, एक प्रोग्राम है जो स्कूलों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें जो टॉपर बच्चे हैं उनको बुलाया जाएगा, सोशल वर्कर्स को बुलाया जाएगा और जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनको बुलाए जाएंगे। फ्यूचर में क्या करना है या फ्यूचर के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए बच्चों के लिए, ये गाइडेंस या उनको मार्गदर्शन प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्कूल और कॉलेजेस में या स्कूल में स्कूल चले अभियान के अंतर्गत इस भविष्य से भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ये 2 अप्रैल को, देखो 1 अप्रैल को प्रवेश उत्सव हुआ,
यहाँ से स्कूलों में प्रवेश किया गया और माननीय मोहन यादव जी के द्वारा जो बच्चियां हैं और जो बच्चे हैं उनको माला पहनाकर स्कूल में प्रवेश कराया गया। इसी तरीके से भविष्य से भेंट जो कार्यक्रम है, इसका आयोजन भी 2 अप्रैल को किया गया है स्कूल स्तरों पर। और यहाँ जो ऐसे बच्चे हैं जो ब्रिलियंट रहे हैं, जो टॉपर रहे हैं, सिलेक्टेड लोग हैं और सामाजिक कार्यकर्ता इनको बुलाकर भविष्य के बारे में बच्चों को जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा। कब होगा आप बता दें। मध्य प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की 5वीं 5th मीटिंग हो चुकी है। अध्यक्षता कौन करता है इसकी? तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। तो एमपी स्टेट वेटलैंड जो अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी के चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन सीएम होते हैं और इसकी मीटिंग की जो अध्यक्षता की है वो भी सीएम साहब के द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा, सीएम साहब ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की है। तो इस मीटिंग की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, एक बार आप देख लीजिए। प्रकृति और पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना ही पर्यटन विकास के सभी प्रकल्प क्रियान्वित किए जाएंगे। इनका कहना यह है कि ऑल टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विल बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट हार्मिंग नेचर एंड एनवायरमेंट। आप किसी भी तरीके का काम कीजिए टूरिज्म से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि होटल बनाने के लिए जंगल को तबाह कर दिया, ऐसा नहीं है कि और सब बिगाड़ ही दिया। हमको पर्यटन को बढ़ावा देना है, लेकिन प्रकृति का संरक्षण करना है। प्रकृति को आप कभी भी हार्म नहीं कर सकते। इस तरीके से प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है। मध्य प्रदेश में वेटलैंड के भौतिक सत्यापन और सीमांकन कार्य की जानकारी प्राप्त कर सभी कार्यों को पूर्ण किया जाए। जितने भी वेटलैंड्स हैं उन वेटलैंडों का आप सत्यापन करें और सीमांकन करें और देखें कि क्या ये वेटलैंड के दायरों के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो उनका संरक्षण अपने स्तर पर शुरू किया जाए और इनको वेटलैंड साइट अनाउंस कराने पे हम फोकस करेंगे। ध्यान रखिएगा। पर्यावरण विभाग के स्तर पर वेटलैंड के भौतिक सत्यापन और सीमांकन कार्य की नियमित समीक्षा की जाए। जो पर्यावरण विभाग है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, ये फिजिकल जो वेरिफिकेशन है ये नियमित कार्य पे करते रहें कि हमारी जो वेटलैंड है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो हमें उनको रेगुलाइज करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एमपी करंट अफेयर्स की सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। हालांकि अभी हम जिस तरीके का रिस्पॉन्स इसमें उम्मीद कर रहे हैं वैसा नहीं आ रहा है, पर कहते हैं कि आप लगातार प्रयास करते रहिए, एक दिन परिणाम वैसे ही मिलते हैं जैसे आप सोच रहे हैं या आपकी सोच के परे भी मिलते हैं। तो हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। तब तक आप लोग जितना इसको सपोर्ट कर सकते हैं करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। एक दिन आप भी कहेंगे कि सर ये क्लास तो बहुत ही शानदार क्लास बन चुकी है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे।